दूर दूर से आए। हमारी यात्रा, हमारी न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक जारी है और आपने इसमें अपनी शक्ति दी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, 4000 किलोमीटर चले और लाखों लोगों के साथ। सेल्फी का जमाना है तो हर रोज हजारों लोगों के साथ सेल्फी होती थी, बातचीत होती थी। और उस यात्रा का लक्ष्य था कि जो देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जात को, प्रदेश को, सबको बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ खड़े होने का लक्ष्य। और यात्रा ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा और उससे मुझको भी 2-3 बातें समझ आई। पहली बात कि ये देश जो है ये मोहब्बत का है, ये नफरत का है ही नहीं। और अगर मोहब्बत फैलती है और फैलाई जाती है तो उसका कारण अन्याय है। अगर देश में अन्याय बढ़ता है तो लोगों को डर लगता है, तो उनको लड़ाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हमने दूसरी यात्रा में भारत जोड़ो न्याय शब्द जोड़ दिया। और आज मैं आपको 2-3 तरीके के अन्याय के बारे में बोलना चाहता हूं। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, और ये कैसे किया जाता है। नुकसान आपका होता है अन्याय से। अदानी का तो नुकसान नहीं हो रहा ना, अभी बोलूंगा बेरोजगारी का। अदानी का तो नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहला सवाल, हिंदुस्तान का जो बजट है इसमें पैसा जो आता है, करोड़ों रुपए आता है, अरबों रुपए आता है, ये कहां से आता है? अरे भाई सवाल समझो, जो हिंदुस्तान के बजट में पैसा आता है कहां से आता है? आसमान से टपकता है क्या? हाँ मैडम आइए, आप यहां आइए जरा। आपका नाम क्या है? विभा पटेल जी, थोड़ी यहां खड़ी हुई थी। यहां आइए, आप यहां आइए, ऊपर आइए। आप घर चलाती हैं, यहां बैठ सकती हैं आप, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। अब देखिए, तो जीएसटी से पैसा आता है। पटेल जी आपने ये साड़ी खरीदी और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति ने ये साड़ी खरीदी, जीएसटी आप ज्यादा देंगे वो ज्यादा देंगे? हमें देना पड़ेगा, डबल जीएसटी लगेगा, एक सेंट्रल का, एक स्टेट का। तो जितनी जीएसटी आप देंगी उतना ही वो देगा, है ना? हाँ ये बोलो। हमारी आमदनी कम है तो हमारी जो इनकम है उसका ज्यादा परसेंटेज चला जाएगा, और जो बड़ा आदमी है उसकी इनकम ज्यादा है तो उसका आमदनी के हिसाब से कम परसेंटेज जाएगा। तो इस लॉजिक से सबसे ज्यादा जीएसटी का फायदा किसको होता है? जिसकी आमदनी ज्यादा, बोलिए बोलिए। जिसकी आमदनी ज्यादा है उसने कम परसेंटेज दिया। हमारी अगर 100 है और उसमें से 50 चला गया तो 50 ही बचे ना। तो पटेल जी ने 1 सेकंड में नींव पकड़ ली।
जीएसटी का डिजाइन क्या है? जितना अमीर व्यक्ति है उतना फायदा उसको जीएसटी से होता है, और जितना गरीब है उतना नुकसान उसको होता है। ठीक है? इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं अंग्रेजी में। रिग्रेसिव टैक्सेशन मतलब जो सबसे कमजोर होता है उस पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है, और जो सबसे मजबूत होता है उस पर सबसे कम बोझ पड़ता है। तो जीएसटी का लक्ष्य आप समझिए, गरीबों के जेब से पैसा निकालना और अमीरों के जेब में डालना है जीएसटी का लक्ष्य। अब दूसरी बात, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है? देखो, मैंने सवाल पूछा और एग्जैक्ट जवाब कोई नहीं दे पा रहा। नहीं, कोई 56 कहेगा, कोई कहेगा 50, कोई कहेगा 40, कोई कहता 65, मगर सही जवाब नहीं दे पा रहे हो। उसका कारण है, सुनिए, सही जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर आपने मुझसे पूछा, मैं भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जाति जनगणना नहीं हुई, मतलब देश का एक्सरे नहीं हुआ है। इसलिए जब हम ये सवाल पूछते, कोई कहता है 55, 50, 60, मगर मान के चलते हैं कि 50%, तकरीबन 50% ओबीसी है। ठीक है? दलित कितना है? दलित की आबादी लोगों को मालूम है 15% है। आदिवासियों की आबादी लोगों को मालूम है 8%, 9% के लोग। ठीक है? तो मुझे बताओ, 50 और 15 कितने हुए भाई? 50 और 15 65, और 65 और 8 73 हो गए। तो तकरीबन 75% आबादी इन लोगों की है। और अभी मैंने माइनॉरिटी की बात नहीं की, वहां भी 10-15% है। ठीक है? मगर अभी हम 75% की बात करते हैं। तो 75% जीएसटी देता है, सबसे ज्यादा जीएसटी देता है। उसमें आप 5, 7, 8% गरीब जनरल कास्ट के लोग जोड़ दो, वो भी देते हैं। तो सब मिला के ये तकरीबन 90% हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो। मैंने निकाली है, अगर आप देखना चाहते हो मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं, बिके वाला बात है, उस पर हम बाद में आएंगे। मगर लिस्ट निकालोगे तो आपको दिखेगा कि 90% में से मालिकों में आपको एक नाम नहीं मिलेगा, एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब कास्ट का, जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। वही 10-15 लोग, 20 लोग, 30 लोग की लिस्ट। अब देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी, राइट? दूसरे नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे नंबर पे महंगाई, तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पर भ्रष्टाचार, राइट? तो पहले नंबर पे भीड़ से पूछा, पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, तीसरे नंबर पर भ्रष्टाचार। तो मुझे बात समझाओ भैया कि मीडिया पे 24 घंटे अंबानी जी की शादी के बारे में क्यों बातचीत चल रही है? मुझे ये समझा दो। या फिर टीवी देखोगे तो आपको बॉलीवुड के स्टार दिखाई देंगे, या फिर कभी आपको क्रिकेट के बारे में बोलेंगे। मगर जो आपकी जो मुद्दे हैं, 75% के मुद्दे, उसके बारे में तो बोलेंगे नहीं।
क्यों? क्योंकि आपका मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं है। मीडिया 5-7% की है। भैया मुझे बात बताओ, सीधी सी बात बताओ, आपका नाम क्या है? भूपिंदर सिंह जी। अगर मीडिया आपका होता तो आप अपने बेटी की शादी मीडिया पे नहीं लगाते क्या? वही तो हो रहा है। तो मीडिया किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, दलितों का नहीं है, पिछड़ों का नहीं है, अरबपतियों का है। ठीक है, अब आप कहोगे भैया, आप 75% कहेंगे भैया हमें तो मीडिया चाहिए नहीं। आप कह सकते हो, आप कह सकते हो नहीं भैया हमें मीडिया में मालिकाना हक नहीं चाहिए। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया ठीक है बताओ, मीडिया में नहीं हो तो फिर हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालते हैं, उनके मालिकों की लिस्ट निकाल देते हैं। है मेरे पास, दे दूंगा, अभी करता हूं, ठहर जाओ। तो उस लिस्ट में मुझे बता दो 75% के कितने, उसमें भी नहीं हो। ठीक है, आप शायद कहो नहीं भैया हम उसमें भी नहीं जाने चाहते, हम पिछड़े लोग हैं, हमें ये नाम दे रखा है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया प्राइवेट अस्पताल जो है जिसमें हिंदुस्तान का स्वास्थ्य का बजट जाता है, उसमें आपके कितने? कोई नहीं। फिर मैं आपसे कहूंगा भैया इलाज तो आप कराते हो, जब आपके परिवार में कोई किसी को दिल का दौरा पड़ता है, इलाज तो आप कराते हो, लाखों रुपए देते हो, जीएसटी भी आपकी, इलाज का पैसा भी आपका, जमीन भी आपकी, आयुष्मान कार्ड भी नहीं चलता। फिर आप कहोगे नहीं राहुल जी हमें ना मीडिया चाहिए, ना बड़े उद्योग चाहिए, हमें प्राइवेट अस्पताल भी नहीं चाहिए। फिर मैं आपसे कहूंगा ठीक है भैया आपने सब कुछ छोड़ दिया, स्कूल और कॉलेजेस के बारे में बता दो। स्कूल और कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस की लिस्ट निकालो, उसमें आपको मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक गरीब पिछड़े, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। तो अब वो कहां? नरेंद्र मोदी जी कहते भारत माता की जय। भारत माता है क्या? भारत माता आप लोग हो। 75% दलित, आदिवासी, पिछड़े। जैसे आपने बोला भारत माता की जय, उसका 75% दलित, आदिवासी, पिछड़ा, उसमें गरीब जनरल कास्ट के जोड़ दो 5%, 7%, तो आप भारत माता की जय में हो कहां? आपसे रोज कराते हैं जन गण मन, आप गाते हो, झंडे को सलूट देते हो, मगर आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं, मनरेगा की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, वहां आपको मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, वहां आपको मिल जाएगी लिस्ट। ये जो सड़क बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, भूखे नंगे हैं, इनकी लिस्ट निकालो। इसमें आपको गरीब जनरल कास्ट का मिलेगा, पिछड़े लोग मिलेंगे, दलित, आदिवासी मिलेंगे। अब पहले क्या होता था? पहले आपके लिए एक रास्ता था। कौन सा रास्ता था? सिर हिला रहे हो मगर कौन सा था? क्या नाम है तेरा? हाँ गौतम जी खड़े हो जाए यहां पे। तेरा मैं टेस्ट लेता हूं, तेरा मैं टेस्ट लेता हूं। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई कर? कॉम्पिटिशन की तैयारी बताओ। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो? मुझे बताओ पहले पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए कौन सा रास्ता हुआ करता? घबराओ मत,
नहीं जानते हो तो कहो नहीं जानते, कोई घबराने की जरूरत नहीं जानते। पब्लिक सेक्टर, बीएचईएल, एचएएल, ये एक रास्ता था, सही? हाँ, जोर से बोल भाई। ओके ओके, पहला ये था। दूसरा रास्ता था, अगर कोई देश की रक्षा करना चाहता था, सेना में जाना चाहता था, वो दूसरा रास्ता था। आर्मी में एक जवान की लिस्ट आप निकालते, उसमें आपको दिखता गरीब, जनरल कास्ट के लोग, पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी सब भरे होते थे। फिर सरकारी नौकरियां होती थी, स्कूल, अस्पताल, इसमें गरीब लोगों को जॉब मिल जाती थी। मिलती थी नहीं मिलती नहीं मिलती थी। सब रास्ते बंद कर दिए। आर्मी वाले रास्ते को अग्निवीर बना दिया। अभी बताओ, आर्मी वाले को अग्निवीर बना दिया। उसके बारे में अभी थोड़ा बताऊंगा आपको। पब्लिक सेक्टर को पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। पब्लिक अस्पतालों को उन्हीं 20-25 लोगों के हाथ कर दिया। स्कूल कॉलेजेस को उन्हीं 30-40 लोगों को पकड़ा दिया। अब होता क्या है, आपके साथ क्या होगा मैं बताऊंगा। नाम क्या पूरा? सन्नी गौतम सर। सन्नी गौतम। देखिए मैं आपको बताता हूं होने वाला क्या है आपके साथ, और आप अकेले नहीं हो। सबसे पहले क्या होगा, आप सोचोगे कि यार मैं ऐसे करता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। तो जब आप 14 साल के हो, 14 साल के थे, तब आपने डिसीजन लिया कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं सुबह उठ के रनिंग करूंगा, मैं अपनी फिटनेस बनाऊंगा, थोड़ी वेट लिफ्टिंग करूंगा, दंड बैठक, और फिर मैं आर्मी में जाने की सोचूंगा। पहला रास्ता ये। आपको कहेंगे भैया देखो वो सब ठीक है, मगर हम हथियार अदानी को बेचना चाहते हैं। तो आप ऐसे करो, आप अग्निवीर में आ जाओ। अब आप लड़ोगे, जब आप लड़ोगे, अगर आपको गोली लग गई और आप शहीद हो गए, तो फिर हम आपसे कहेंगे भैया देखो, आपको ना हम पेंशन देंगे, ना आपको शहीद का दर्ज मिलेगा, और जो आपके साइड में खड़ा होगा उससे कहेंगे बेटा तू अग्निवीर नहीं है, तुझे हम पेंशन देंगे, तेरी हम रक्षा करेंगे, और अगर तुझे कुछ हुआ तो तुझे हम शहीद का दर्जा देंगे, और आपकी लाश पर हम हिंदुस्तान का झंडा फहराएंगे। और आपके लाश पर कोई झंडा नहीं, कोई शहीद का दर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि आप अग्निवीर। तो वो रास्ता बंद कर दिया। आप कहोगे भैया मैं तो नहीं चाहता। और अगर आप यहां आर्मी की भर्ती होती है, आप वहां जाएं, आज वहां दिख जाएगा, और कोई नहीं जाता। कह रहे भैया हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा रास्ता। अब आपने कहा यार आर्मी वाला रास्ता बंद हो गया, अब क्या करते हैं, फिजिकल वाला रास्ता बंद हो गया, अब मैं मतलब थोड़ा मेंटल पे चलता हूं, मेंटल पे चलता हूं, एग्जाम करता हूं। फिर आप एग्जाम की तैयारी करोगे जैसे आप कर रहे हो। मोबाइल फोन लेना जरा, ठहर जाओ। ये फिर आप ऐसे करोगे, देखो आप मोबाइल फोन कितने घंटे चलाते हो? कितना? सच बोलो। 4 घंटे। सच बोलो। 4-5 घंटे। सच बोलो। 5 घंटे बस। सच बोलो। 5 घंटे। 5 घंटे। ठीक है ना? पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो 5 घंटे सेलफोन चलाते हो, एप्पल चला रहा है। अब आप जाओगे, पढ़ाई करोगे, 2-3 साल दबा के पढ़ाई करोगे, और फिर आप एग्जाम में जाओगे। पेपर आपके सामने होगा, पेन आपके हाथ में होगा, और आपको उससे तकरीबन 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फोन पे कोई अमीर स्टूडेंट आपको पेपर दिखा देगा, कहना ये देख तू जाने तेरी पढ़ाई जाने, तूने पूरी पढ़ाई की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो पेपर
खरीद लिया। नहीं, कहानी वहां नहीं रुकती। फिर आप कहोगे यार मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर आपसे कहेंगे देखो भैया अब रोजगार छोड़ो, आपका पेपर लीक हो गया, सारा मामला ठप हो गया, ये रास्ता भी बंद। नहीं नहीं, आप मुझे बताओ कहां नहीं हुआ। आप मुझे बता रहे हो कहां हुआ, आप मुझे बताओ कहां नहीं होता लीक। सब जगह लीक होता है। तो अब ड्रामा क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं। अब ड्रामा क्या चल रहा है, आपके ध्यान को कभी उधर ले जाएंगे, कभी इधर ले जाएंगे। जहां जाएगा भैया उधर देखो बॉलीवुड की ओर देखो, अरे भाई उधर देखो क्रिकेट की ओर देखो, उधर देखो भैया पाकिस्तान की ओर देखो, उधर देखो भैया चाइना की ओर देखो। और जैसे आप आगे पीछे देखते हो आपकी जेब में से पैसा निकलता है, अदानी जी की जेब में जाता है सीधा। तो ये भैया आपके साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है आपके साथ। भैया अभी आपने कुछ नहीं देखा, अभी तो भैया शुरुआत हुई है। मैं आपको बता रहा हूं आपकी जमीन छीनी जाएगी, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला, आपके बच्चे 7-8 घंटे मोबाइल फोन पे इंस्टाग्राम पे चलेंगे और आपके बच्चे मोबाइल फोन देखेंगे और अदानी जी का बच्चा पैसा गिनेगा। ये है सिस्टम। तो इसलिए हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब आपने कहा देखो राहुल गांधी ने प्रॉब्लम बता दी, हमें दुखी कर दिया, मगर सॉल्यूशन नहीं दी। मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। मतलब इस गड्ढे में से निकलने का रास्ता क्या मैं बता देता हूं। 90 ब्यूरोक्रेट्स में से जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, 3 ओबीसी हैं, सिर हिला रहे हो, 3 ओबीसी हैं, उनको छोटी सी मिनिस्ट्री दे रखी है। 1 आदिवासी है, 3 दलित हैं, वहां भी आपकी भागीदारी नहीं है। बजट बढ़ता है, आपका पैसा, जीएसटी का पैसा, 75% का पैसा बढ़ता है। 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय आप लेते हो, बाकी निर्णय वही 10-15 लोग लेते हैं, आपके जेब से पैसा जाता है। तो अब आप कहोगे भैया राहुल जी आपने हमें बता दिया, आपने हमारा मोरल डाउन कर दिया, हमें रास्ता नहीं दिख रहा। मैं रास्ता बता देता हूं, जाति जनगणना, सीधी सी बात है। अब इससे क्या होगा, अब जाति जनगणना को आप ठीक से समझिए। इसमें 2 कदम है। पहला कदम गिनती, पिछड़े कितने हिंदुस्तान में, दलित कितने हिंदुस्तान में, आदिवासी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने, पहले गिनती। और दूसरा कदम इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे मतलब आर्थिक स्थिति किसकी, सबकी। मतलब गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को पता लग जाएगा कि 2% लोग हैं, उनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। ठहर जाओ। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि भैया हिंदुस्तान की किसी भी संस्था में हमारे लोग नहीं हैं। आदिवासियों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा भैया ये हैं लोग, ये हैं 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग जो पूरे के पूरे जीएसटी का फायदा उठा रहे हैं। वो सच्चाई बिल्कुल साफ आपके सामने पता लग जाएगा और फिर आप अपने हक के लिए, सच्ची भागीदारी के लिए खड़े हो पाओगे। अभी आपके पास डेटा ही नहीं है। 21वीं सदी है, डेटा का टाइम है, आपके हाथ में डेटा नहीं है। अब मैं कह रहा हूं भैया डेटा तो निकालो, देश को सच्चाई पता लग जाए,
उसके बाद में डेटा पे कार्रवाई होगी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, दो ही जाते हैं, एक गरीब है एक अमीर है। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, पिछड़ी जात का हूं, अब कहते हैं ओबीसी तो है ही नहीं, अब सिर्फ गरीब है और अमीर है। और शुरू कब किया? जब मैंने बोला जाति जनगणना करनी है। उस दिन के बाद मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान में जाति नहीं है। सही बात। 2-3 आंकड़े आपको देना चाहता हूं। मनरेगा को 1 साल के लिए चलाने में कितने पैसे लगते हैं? करोड़ों नहीं यार, करोड़ों नहीं, कुछ नहीं है। कितना लगता है? अरबों नहीं लगता। ये कितना लगता है? 65,000 करोड़ रुपए। 65,000 करोड़ रुपए का बजट है। हिंदुस्तान के गरीबों को 1 साल के लिए मनरेगा 65,000 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखो इसको, 65,000 करोड़ रुपए। पैसा कहां से आया? आपका। मैडम पटेल जी, आपने पैसा डाला था उसमें, टैक्स का, जीएसटी का। जब आपने ये साड़ी खरीदी, आपने उसमें मनरेगा का पैसा डाला, 65,000 करोड़ रुपए। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 100 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। बीस 25 लोगों, मतलब 20-25, ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया। भैया 16 लाख करोड़ रुपए में मनरेगा कितने साल के लिए चलेगी? कितने साल? अलंकार कैलकुलेट करके बताओ मुझे। अभी बताता हूं, अभी हो रहा है काम। अब प्रेशर में आ गया, अब ये गलती कर रहा है। हाँ? 24 साल। कितना? 24 साल मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों को दे दिया। और फिर ना बताऊं, वही है अदानी, अंबानी, वही है ना। अब 20-25 साल का पैसा दे दिया और फिर नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और कहते हैं मनरेगा बिल्कुल बेकार योजना है, इससे आदत खराब होती है। तो मेरा सवाल है, जब काम करने के लिए गरीब को 65,000 करोड़ रुपया दिया जाता है तो फिर उसकी आदत खराब हो रही है, मगर फ्री में 16 लाख करोड़ रुपया 20-25 लोगों को दिया जाता है तो उनकी आदत खराब नहीं हो रही क्या? उनकी आदत खराब नहीं हो रही क्या? वो आलसी नहीं बन रहे क्या? तो सारा का सारा बात देखिए, ये यहां पे पुलिस वाले खड़े हैं, आपको मालूम है नई राइफल आई है? मालूम है? देखो, आपकी राइफल पहले इंसैस राइफल हुआ करती थी, है ना? 9mm की आपकी पिस्तौल होती थी, है ना? वो सरकारी कंपनी बनाती थी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो बनाती थी। अब उनको परे कर दिया, अब नई राइफल आई है, अदानी वाली राइफल है। अब वो उसको आप ये घूमोगे, उस पर लिखा होगा अदानी एंटरप्राइज। अच्छा, वो बनाई उसने नहीं है? नहीं, वो चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं कैसे किया है, मैं समझा देता हूं, मैं जानता हूं। वो इजराइल की एक कंपनी है, उसकी राइफल ली, उसका और अदानी का जॉइंट पार्टनरशिप बना दी और अदानी जी ने वेबसाइट खोला, कहा कि भैया देखो हम राइफल बना रहे हैं। राइफल वो इजराइल में बन रही है, इजराइल की है।
चाहे वो अग्निवीर हो, दूसरे हो, उनके पास अदानी राइफल जाएगी। ये जो हमारे पुलिस के हैं डीएस सिकरवार जी, ये भी अदानी राइफल लिए घूमेंगे। अच्छा, फिर हम कहेंगे भैया सिकरवार जी एक बात बताओ, ये जो आपकी गोलियां हैं ये कहां से आई? फिर ये आपको कहेंगे, खोल के दिखाएंगे, कहेंगे भैया ये भी अदानी की। फिर एक दिन हम पूछेंगे भैया ये जो आपने जैकेट पहना बुलेट प्रूफ वाला, ये कहां से आया? ये भी अदानी से आया। भैया भैया बूट कहां से आए? भैया वो भी अदानी से आए। अब हो क्या रहा है? अब जैसे आपका नाम क्या था, कहां गया वो? अभी करते हैं। आपका नाम क्या है? करण। अब मान लो करण ने सोचा कि यार मैं छोटी सी कंपनी चलाना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान की सेना के लिए हथियार बनाना चाहता हूं, तो उसको बैंक लोन नहीं देगा, उसकी मदद नहीं करेंगे। तो अदानी जी ने क्या किया? मोदी जी ने, अदानी जी ने मिलकर उनको बेरोजगार बना। जॉब किसको गई? इजराइल वाले को। माल किसका बिका? चाइना का, इजराइल का। फायदा किसको हुआ? अदानी को, चाइना के युवा को। नुकसान किसका हुआ? आप सबका। तो ये है सिस्टम। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, मतलब एक शब्द नहीं बोला आपने। ये मध्य प्रदेश का मजा है। तो मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूं, अपनी लाइफ में, सुनो, अपने लाइफ में कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा है। मैं आपको बताता हूं, अपनी लाइफ में भाई के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। हमारा काम नफरत को मिटाना है, हिंदुस्तान को जोड़ना है, रोजगार लाना है, बिल्कुल अधर्म को हटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। न्याय का हक मिलने तक।